गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांशी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जो हमारे विषय सामाजिक विज्ञान का इतिहास से लिया गया है। और ये चैप्टर फर्स्ट से लिया गया फ्रेंड्स, यूरोप में राष्ट्रवाद से। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। प्रश्न दिया गया है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत राज्यकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। तो चलिए फ्रेंड्स, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया किस प्रकार का भूमिका था वो आप लोगों ने देखा। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। जो भी प्रश्न इधर उधर से मेरे पास आएगा फ्रेंड्स, इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है, लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण कराना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इस चैनल पे फ्रेंड्स आप लोग को बता दें कि जो भी वीवीआई प्रश्न होंगे, गेस पे प्रश्न होंगे, वही प्रश्न को इस चैनल पे डाला जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया, मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, गैरिबाल्डी कौन था। इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, या गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। उनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण चाहता था, परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में दिया गया, वियना कांग्रेस, जो वियना सम्मेलन के से नाम से भी इसको जाना जाता है फ्रेंड्स। तो वियना कांग्रेस में फ्रांस के किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में, यानी वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता है फ्रेंड्स कि वियना कांग्रेस की ने किस राजवंश की पुनर्स्थापना की। ऑप्शन भी दिया रहेगा आप लोग के 4 गो, और किस राजवंश के होगा तो आप लोग देख ही रहे हैं, बूर्बो राजवंश के पुनर्स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, 6 क्वेश्चन में दिया गया है, राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या
सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता ही वाहक बनती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में दिया गया है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। ये VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था और ना ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में सियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिससे अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में दिया गया है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क को आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रसा की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। प्रसा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकत्रित जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में दिया गया है वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं। वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं फ्रेंड्स। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका वियना कांग्रेस की मुख्य उपलब्धियां थी। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया। फ्रांस और स्पेन में बूर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली और ऑस्ट्रिया की राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। इस प्रकार लिखेंगे फ्रेंड्स आप लोग, मार्क्स नहीं कटेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में दिया गया है बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। ये भी VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वह प्रसा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस की जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, डेनमार्क में हुआ था 1864 में, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया था 1866 में और फ्रांस के साथ 1870 ईस्वी में। तो फ्रांस को सभी को यानी कि डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया बिस्मार्क ने, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में दिया गया है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की। किसने की? नेपोलियन ने की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुथ के योगदान का वर्णन करें। कोसुथ, तो इसका उत्तर हो जाएगा हंगरी में ऑस्ट्रिया आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ तथा फ्रांसिस डिक ने किया। कोसुथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था।
उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। कोसूत ऑस्ट्रेलियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में दिया गया है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों का उल्लेख करें। ये भी आई प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों के विजय से 1830 ईस्वी के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के अन्य ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ करने की चाह बढ़ी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में दिया गया है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। फर्स्ट, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। सेकेंड, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। थर्ड हो जाएगा राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। 4 हो जाएगा ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा 5 में हो जाएगा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 14 प्रश्न थे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो जो भी मुख्य प्रश्न होंगे, गेस्ट प्रश्न होंगे, वायरल प्रश्न होंगे, वो इस चैनल पे अपलोड करें तो सीधा आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।